जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों आज बड़े अहम टॉपिक्स हैं जिन पे बात करनी है, और वो ये है कि सीएनएन का एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने ये डिजायर शो किया, पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अमेरिका के साथ एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यूज करना चाहते हैं, जिसमें वो पाकिस्तान मदद करेगा काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में और एयर स्पेस देगा। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज किए जाएं, और वो ऑलरेडी हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ FATF ने पाकिस्तान और टर्की को मजीद ग्रे लिस्ट में रखा, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी टर्की को अपनी तरफ खींच लिया। और जो TLP के मुजाहरे चल रहे हैं मुल्क में इस वक्त, लॉलेसनेस है, उस पर भी बात करनी है। साजिद तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब, ये बताएं कि CNN का आर्टिकल तो ये कह रहा है कि भाई हमारी जो है वो बात चल रही है पाकिस्तान से, और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन अफगानिस्तान में करने हैं, और उसके लिए एयर स्पेस की बात हो रही है। और माजी में इमरान खान साहब कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, कि नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, हम उनको अड्डे दें। लेकिन हम शायद ये बात चल रही है कि चलो एयर स्पेस दें। और मजे की बात है कि ये आर्टिकल ये कहता है कि अमेरिका ऑलरेडी हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मजीद MOU साइन करने की बात है। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ पब्लिक में एब्सोल्युटली नो, और जो अंडर खाते जो है वो जो वेंडी शर्मन आई हुई थी वो सारी बातचीत भी कर गई, और इन्होंने अपनी डिजायर भी शो कर दी है सर। चीमा साहब, मैं एक चीज में बिल्कुल कंफ्यूज और नर्वस हूं। कोई समझ नहीं आती कि जब पाकिस्तान की बात करें तो कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। सोचें बंद हो जाती हैं, दिमाग मफलूज हो जाते हैं। जो आज की करंट एडमिनिस्ट्रेशन या करंट आपके जो हालात हैं इस वक्त, आपके आपके फॉरेन रिलेशंस, जिस तरह आपने एयर स्पेस की बात की, जिस तरह आपके इकोनॉमी के हालात, आपकी कमिटमेंट लोगों के लिए, आपके मैंडेट, आपकी मेरा मकसद है बिल्कुल इस वक्त सोच से बाहर है। आपने तो सिर्फ ये बात की एयर स्पेस की, मैं इससे पहले ही कंफ्यूज नर्वस था कि इंटरनल हालात इनके पाकिस्तान के अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, कुरैशी साहब और फैज हमीद साहब काबुल में बैठे हैं। जब आपके इंटरनल हालात नहीं है, अंदर रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वहां जाने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद ये है कि हमारे कुरैशी साहब ने वहां स्टेटमेंट दी कि मैं इनको बताने आया हूं कि दुनिया क्या चाहती है। भाई, आपको पाकिस्तान में तो पता नहीं है कि क्या होने वाला है। आपकी गवर्नमेंट 7 दिन है, 7 घंटे है, 7 महीने है, आपको कोई अंदाजा नहीं है। फैज हमीद साहब की जॉब इस वक्त उनकी जॉब कोई है ही नहीं है। आर्मी की असाइनमेंट कुछ और है, खान साहब की असाइनमेंट कुछ और है। उनका दौरा इन हालात में उनका दौरा बनता था वहां पे, और वहां जाके उनको तरबियत देनी कि दुनिया को किस तरह डील करना है, जब आपको खुद नहीं पता कि आप दुनिया से किस तरह डील करेंगे। आपकी एयर स्पेस अमेरिका यूज कर रहा है, आप अपनी अवाम को बता नहीं रहे हैं। आप MOU, आपने खुद ख्वाहिश जाहिर की है कि हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना चाहते हैं, हमें इंडिया से थोड़ा हमारा प्रेशर कम कराओ। आपके इंटरनल अगर हालात ये हैं तो आप दूसरी दुनिया को तरबियत देना चाहते हैं, तरबियत दे रहे हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन क्या है। तो इन हालात में, और दूसरा चीमा साहब, वाकई इस वक्त वो कहते हैं ना कि आलिमान आलिमान हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं बिल्कुल आज तरह के हालात इस वक्त कंपैरिजन में मैं बिल्कुल एक एनालिसिस देना चाहता हूं। जावेद चौधरी साहब ने अगले दिन अपने आर्टिकल में ये लिखी बात कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम दो चीजों का कंपैरिजन कर रही है, करप्शन और नालायक और इमेच्योर लोगों की गवर्नमेंट। और उसमें उन्होंने अपने आर्टिकल में करप्ट लोगों को जीते हुए दिखाया है। उन्होंने डार साहब की पॉलिसीज को डिस्कस किया, उन्होंने उसके बाद पीपल्स पार्टी को डिस्कस किया, और वर्सेस ये उनमें से बिल्कुल सबसे ज्यादा नालायक और बिल्कुल, मेरा मकसद है, तिफल नजर आते हैं उसमें। उन्होंने कंपैरिजन करके दिखाया सारा अपने आर्टिकल में। बट इस वक्त कंपैरिजन करप्शन और नाअहली और सारे इमेच्योरिटी, इन चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है। अवाम इस वक्त आपकी महंगाई और इन चीजों में इस बुरे तरीके से बेचारी जख्मी हो चुकी है, और लेकिन उसके बाद है कि आप उनके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं रोजाना। आप अपने बच्चे जो करप्शन बिलियंस में कर रहे हैं उनको NRO देते हैं, अवाम को कह देते हैं कि अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध लो।
इनको रियासत मदीना और हजरत उमर की आप स्टोरी सुनाते हो आप उनको। और ये बहुत, मैं समझता हूं एक भौंडा स्टाइल है कि मजहब को यूज करना अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। मैं समझता हूं इसकी इस्लाम में भी कोई माफी नहीं है चीमा साहब, कि आप अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के रेफरेंस दें आप, और सिर्फ अपने बच्चों को एनआरओ भी दें, करप्शन भी खुली करें। मुझे यहां अमेरिका में इंफॉर्मेशन आ रही है कि पिछले दिनों में आपके $3 बिलियन ड्रेन हुए आपकी इकोनॉमी में से। लोग लेके भागे, या तो अफगानी खरीद के लेकर, अफगानी खरीद के अफगानिस्तान ले गए डॉलर, या आपके करप्ट जितने पॉलिटिशियन और एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेट जो कुछ भी है वो लेके भाग रहे हैं मुल्क से। $3 बिलियन निकला आपके मुल्क से। और आप उन लोगों के साथी हैं। आपने नैब को रिफॉर्म किया ऑर्डिनेंस के साथ सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनकी करप्शन को छुपाने के लिए। और चीमा साहब आपके लिए मेरे लिए रियासत मदीना है और हजरत उमर की मिसालें। ये कितना बड़ा तजाद है कि आप, मेरा मकसद दूसरी दुनिया को कहें कि आए जी मैं इंसाफ दूंगा। आपकी पार्टी का नाम इंसाफ है और आप एक सिंगल चीज जस्टिफाई नहीं कर सके अपने 3-3.5 सालों में। चले उसको तो छोड़े, कौम नहीं बख्शेगी, पाकिस्तान नहीं बख्श पाएगा जो आजकल के हालात हैं। मैं समझता हूं आपके जितने जुगती मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, अभी तक उन्होंने अमित शाह की स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया। आसमा शराजी को इबरत का निशान बना दिया गया है पाकिस्तान में, लेकिन अमित शाह की स्टेटमेंट एक लफ्ज भी उसके खिलाफ बोला गया। शर्मिंदगी। मैं कहता हूं, मैंने आपको बिल्कुल ये कहा है कि मेरा दिमाग मफलूज हो चुका है सोच सोच के पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है। जुगते सारी आपकी जुगते मिनिस्टर सारे एक दूसरे पे जुगते कर रहे हैं, चड़ेल बना रहे हैं। जो चड़ेल क्यों कह दिया? आसमा शराजी का आर्टिकल मैंने 6 दफा पढ़ा है, उसमें एक भी नाम नहीं है और कॉलम है वो, लेकिन उस पर थक ही नहीं है। आप उससे थक ही नहीं रहे। पीटीआई वालों ने उसको, मेरा जो अंदाजा ये है, आसमा शराजी को सिर्फ इन्होंने बहाना बनाया है कि लोगों की तवज्जो हटे। लेकिन लोग क्या करें बेचारे, लोग तो आपने कुचल दिए। मैं आप ये बात बताना चाहता हूं, आपके हर मिनिस्टर ने ये कहा है कि महंगाई इस वक्त इंटरनेशनल फिनोमेना है, मानता हूं मैं बात। लेकिन हजूर हमारी बेसिक इनकम क्या है? हमारी गवर्नमेंटें हमें घर में बिठा के खिलाती हैं। हजूर हमारी टैक्स कलेक्शन ठीक है। हजूर हमारे मिनिस्टर रिंग रोड में डाके नहीं मार रहे। हजूर इसमें मैं बताना चाहता हूं, हमारे डॉलर लेके इंग्लैंड दुबई नहीं जा रहे। हमारे मिनिस्टर लोगों के साथ सामने बैठते हैं, फेस करते हैं। आपके ऊपर महंगाई है और दूसरा आपके बच्चे डॉलर निकाल निकाल के करप्शन लेके भाग रहे हैं मुल्क से। आप IMF की मिन्नतें तरले करते हैं, वर्ल्ड बैंक की मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो एक भी डॉलर पाकिस्तान नहीं जाता। मैं मानता हूं, आप इसका जवाब दें ना। आप ये बता दें, मैं आपके पीटीआई के, हम आपके यूथियों ने एक चीज बड़ी सख्त चलाई है कि इस रीजन में पेट्रोल अभी भी पाकिस्तान में सबसे सस्ता है। हाँ जी। और हजूर इधर डॉलर भी तो 175 का नहीं है ना, उधर करप्शन भी तो नहीं है दूसरे मुल्कों में। आप कंपैरिजन करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, तो उनकी तरक्की को भी कंपैरिजन करें, उनकी करप्शन को भी कंपैरिजन करें, उनके अदालतों के हालात भी आप कंपैरिजन उनको भी कंपेयर करें। उधर पर कैपिटा इनकम देखें, पर कैपिटा इनकम वहां नहीं जाना। लेकिन पेट्रोल की कीमत आपने कंपेयर फॉरेन अमेरिका के साथ कर देते हैं, आप फॉरेन इंग्लैंड के साथ, इंडिया के साथ करते हैं। 75 रुपए का डॉलर है इंडिया का, बांग्लादेश का टका आपके रुपए से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो ये मुल्क को, एक मेरा मकसद है कि मेरी समझ से बाहर है कि अब ये कितने घंटे चलते हैं आगे, कितने महीने चलते हैं आगे। लेकिन अब इस वक्त जिस तरह मैं बता रहा हूं कि इट हैज बिकम पेनफुल। जब पेट में से, जब आपके गंडापुर साहब कहते हैं कि कमीज उठाओ तो नीचे पत्थर नजर आए, थे हजूर आप ते बांध लो पहलो पत्थर है। अपनी कैबिनेट को तो पत्थर पहले बंधवाओ उनको। चीनी माफिया वाले यार दोस्त सारे, आपके आटे माफिया वाले सारे बैठे हैं, बिजली माफिया वाले बैठे हैं, जिनको आपने नैब का चिट दे के क्लीन कर दिया। उनके पहले कमीजों से पहले कपड़ा उठाओ, फिर अवाम को कहना कि भी पत्थर बांधो। एक खासा वो आते ना, हुण गलती गुंजाइश रिश्ता हुण काम एड़ा ना, हुण यू नीड टू थिंक प्लान बी। अब आपकी ना अवाम सुन रहे हैं, ना सुनना चाहते हैं। आपने उनको जितना मजहब का कार्ड खेलना था खेल लिया, अब वो नहीं चाहते। उसकी वजह ये है कि आपने करप्शन पे अकाउंटेबिलिटी, आप 2 चीजों को सिर्फ दिखा के आए थे, रिफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी। आप दोनों में फेल हुए हैं।
और जाती तौर पर आज अगर अकाउंटेबिलिटी चीमा साहब हुई होती, आज अगर रिफॉर्म हुआ होता, लोग यकीन करें महंगाई का टीका उन्होंने बर्दाश्त कर लेना था, मैं गारंटी कर। और वो जो इशरत हुसैन साहब थे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ तारड़ साहब, वो जो इशरत हुसैन साहब जिनको ये लेके आए थे फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, वो भी इस्तीफा देके चले गए हैं और 3 साल बाद बताया भी नहीं कि क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुई है। और पंजाबी कहते ने इतने लोगों अपनी अपनी पै गई है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, उनसे कौन पूछे, जहां पे घी और सर मैं इतना महंगा हो चुका है पेट्रोल, घी इतना ज्यादा कहते हैं कि 150% घी पीटीआई के गवर्नमेंट में महंगा हुआ है, लोगों के खाने की चीज है जो बेसिक घी, ऑयल की बात नहीं हो रही और बाकी चीजों की नहीं, सिर्फ घी जो गरीब आदमी खाता है। तारड़ साहब वो तो बहुत महंगा हो गया और वो रिफॉर्म्स वाले मिनिस्टर चले गए। तारड़ साहब यहाँ पे एक और लिंक करने लगा सवाल, ये एफएटीएफ ने पाकिस्तान को और टर्की को भी ग्रे लिस्ट में ले आए हैं। वो पाकिस्तान का तो चलो ठीक है, उन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा, उन्होंने कहा आपने सारा कुछ करी है, लेकिन वो जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं और जो यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं उनको इंप्लीमेंट करें। ये एक तरफ हमसे एयर स्पेस मांगते हैं, अड्डे मांगते हैं, दूसरी तरफ हमारे ऊपर तलवार भी रखते हैं, हमें आईएमएफ से वो कतरा कतरा पैसे देते हैं। ये कर क्या रहे हैं? इसी तरह ही मतलब चलता रहेगा ये? चीमा साहब उसमें फैटफ के बारे में मैं बड़ा डिटेल से हर वक्त पढ़ता भी रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ। फैटफ वाले बिल्कुल उस तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह एक करप्ट कंट्री को, डबल स्टैंडर्ड वाले कंट्री को जिस तरह ट्रीट करना चाहिए उस तरह वो कर रहे हैं। और इंडिया का उनको आशीर्वाद हासिल है, इंडिया की सपोर्ट हासिल है। अभी रिसेंट जो ये अभी इसको टर्की वाला और पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला गया है, उसको मैं बड़ी डिटेल से, बड़े मैंने आर्टिकल उस पर पढ़े हैं, क्लियर नजर आ रहा है उसको कि इंडिया की सपोर्ट हासिल है, इंडिया की वो जेब में है। और दूसरा ये कि आपका बिहेवियर डबल स्टैंडर्ड, करप्शन, आपका क्या ख्याल है कि उनको नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं? आप डॉलर चाहते हैं, डॉलर के लिए आप बिल्कुल आपके हालात बहुत खराब है। आप चाइना पीछे हट गया, पहले चाइना के नारे लगाते थे, चाइना पीछे हटा है, आप आईएमएफ के दरवाजे पे अपने अब माफिया मांग रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, और उसके बाद वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। बल्कि आपकी वजह से, मैं कहता हूं आपकी वजह से टर्की भी नीचे आ गए। मैं यहाँ पे आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा आपको कि देखने वालों को कि आईएमएफ क्या है। आईएमएफ बनाया गया है G7 कंट्रीज में बनाया गया है, एक प्रेशर ग्रुप है। और मैं ये यहाँ पे ये 2-4 चीजें इंफॉर्मेशन के लिहाज से ऐड करना चाहता हूं कि 3 ममालिक नए ऐड किए गए हैं, जिसमें टर्की है, जॉर्डन है और माली है। ये 3 कंट्री आए हैं। तो आपके हालात माली जैसे हैं, आपके हाल, आपको अमेरिका में वाशिंगटन में बैठ के कंपेयर किया जाता है तो सोमालिया के साथ कंपेयर किया जाता है, और वाकई आपके हालात सोमालिया जैसे। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा मजीद इसमें कि उन्होंने इसमें, अगर उसमें हमाद अजहर साहब गए थे रिप्रेजेंट करने, उनके मुताबिक 27 में से 26 कंडीशंस हमने मान ली हैं और आखिरी कंडीशन वो भी 3-4 महीने में पूरी हो जाएगी। और उसमें मैं ये बताना चाहूंगा जो कंट्री पहले आपको सपोर्ट करते थे वो चाइना था, टर्की था और मलेशिया था। अब उनमें से एक -1 कर लें टर्की, पीछे 2 मुल्क रह चुके हैं, अब वो देखें आपका कितना साथ देते हैं। अब आप कहते हैं हमें ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, तो उनकी स्टेटमेंट, डॉक्टर मार्कस जो उसके हेड हैं, उनकी स्टेटमेंट ये है कि शुक्र करो हमने आपको ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहे। आप कहते हैं ग्रे से निकालें, उनकी स्टेटमेंट पढ़े, उन्होंने जो अपने इस सारी मीटिंग के बाद कहा है, उन्होंने कहा कि अभी हमने आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। आप कहते हैं ग्रे से निकालें, वो आपको ब्लैक लिस्ट की तरफ फेंकने घसीट रहे हैं, वो उधर ले जाना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं। अब और एक बात है, किसी ने आज तक नहीं बताया आपको ग्रे, इसमें फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहने की सजा क्या मिलती है। आपको एक तो खैरात मांगने जाते हैं तो खैरात नहीं मिलती, आपका सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरा, आपको $30 मिलियन पर ईयर आपका खर्चा एडिशनल है। अब टर्की को इस चीज का भी इबरत का निशान बनाया गया है कि सीरिया में वो कोई लोगों को फंड कर रहे थे, ग्रुपों को, वो फलस्तीन को फंड कर रहे थे। रिसेंट उन्होंने आजरबाईजान की हेल्प की है। और दूसरा बात यह है कि आपके बाइलैटरल उनके साथ और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट थे, और उनसे आप ड्रोन मांग रहे थे टर्की से, वो रोकना था सिलसिला उन्होंने, उनको भी उन्होंने रेड फ्लैग पे लाना था। वो बेचारे जो उनकी टूटी फूटी इन्वेस्टमेंट जा रही थी टर्की के अंदर, वो भी रुक जाएगी। मेरा मकसद है कि अब हालात ये हैं कि आप जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो पत्थर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आपकी करप्शन, आपकी डबल स्टैंडर्ड, आपकी डॉलर से मोहब्बत, आपकी दुबई के प्लाजे,
आपके बच्चे सारे, मैंने जिस तरह बताया, आपके इस वक्त जो रूलिंग एलीट है उन सब के बच्चे फॉरेन नेशनल है, सबके बच्चे बाहर हैं। ये आपका फैशन है पाकिस्तान में कि बच्चे लंदन या न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हो, ये फैशन है। चाहे वो आगे बन रहे हो, आगे वो नशों पे लग जाए, आगे वो मेरा जो मर्जी बन जाए, लेकिन ये फैशन है कि आपका हर बंदा जो करप्ट आदमी है, वो फैशन है कि वो कहता है कि साल में 2-3 दफा मैं शॉपिंग भी बाहर करूं और मेरे बच्चे भी बाहर से पढ़ें। चाहे उसके बाद वो जिस तरह वो इस्लामाबाद में मर्डर करते हैं, जिस तरह चाहे वो बन जाए, बन हो ही जाते हैं जब आप गलत। देखे ना, दो चीजें मैं इसमें चीमा साहब बिलीव करता हूं, जो आप बीजते हैं वही काटते हैं। अगर आप गलत चीजें बीजेंगे तो गलत रिजल्ट ही निकलेंगे ना। आप गंदम लगा के वहां से आम के पेड़ तो नहीं ना काट सकते, वो जो आप बीजते हैं वही है। तो मेरा मकसद इस वक्त हमारा जो ट्रेंड फैटअप में है, हम उस वक्त इस वक्त जोर है उनका। देखे ना उनके आपके ऊपर प्रेशर क्या है। वो हाफिज सईद साहब की सपोर्ट में आपको अक्यूज करते हैं, वो मसूद अजहर साहब की सपोर्ट में अक्यूज आपको करते हैं, लेकिन ये सब बहाने हैं। लेकिन आप जो मर्जी कर लें, आपके ऊपर फैटअप का प्रेशर भी रहेगा। आप उनके साथ पहले भी, जिस तरह में हमारी कौम की हिस्ट्री ये है, अमेरिकन हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं हम इतना मांग नहीं रहे थे जितना परवेज मुशर्रफ ने हमें रिटर्न में दे दिया था। आप एयर स्पेस उनकी वो यूज भी कर रहे हैं, आप अभी आप मान भी नहीं रहे हैं, आप एब्सोल्युटली नॉट भी कह रहे हैं। आपने ट्रक की बत्तियां मुख्तलिफ रखी हैं, कौम को वो दिखा देते हैं। कौम बेचारी आपने जो आखिरी टीका लगाया इसको बर्दाश्त नहीं कर रही, नहीं कर पाएगी। उसकी वजह यह है कि महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई प्लस करप्शन, ये दो टीके डेवलपिंग कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में काबिल बर्दाश्त नहीं। और वो बिल्कुल वही हो रहा है, क्योंकि आपने खुद पेट पे पत्थर बांधे नहीं है। कौम को आपकी तलकीन है पेट पे पत्थर बांधे। खुद आपके जो आपके जितने मिनिस्टर हैं, मैंने अगले दिन किसी मुझसे पूछा, तार साहब आजकल जो लोग रूलिंग एलीट है कौन है? मैंने कहा ये अमीर लोगों के बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट खेल रहे हैं, उनको सिखाया जा रहा था। उनको इमरान साहब ने एक स्कूल खोला था कि जितने अमीर लोगों के बच्चे इंग्लैंड में, अमेरिका में हैं, उनको ला के गवर्नमेंट सिखाया जाए कि एस्टेब्लिशमेंट से किस तरह डीलें बनाई जाती हैं। वो लाए हैं, वो खा रहे हैं, उजाड़ रहे हैं वो मर्जी। लेकिन एक मैं बात बताऊंगा, जिस तरह हमारे अगले दिन बाकर रजा साहब एक मजाक का निशाना बने हैं, लेकिन हजूर आप देखें जरा, आपके जितने इस वक्त जो आपके फाउंडर हैं, आपके जितने इस नई तब्दीली, नए पाकिस्तान के जो बनाने वाले थे, सारे फॉरेन नेशनल। इन्होंने 1 घंटा नहीं निकालना, मैं समझता इन्होंने जहाजों में सीटें बुक करा के बैठे होते हैं। इन्होंने 1 घंटा नहीं निकालना, इन्होंने फ्लाई करके वापस अपने जो इनके गोरे इनके मालिक हैं, इनके आका हैं, इन्होंने उनके हजूर में हाजिर हो जाना है वापस। और पाकिस्तान गरीब का बच्चा 200 रुपए का डॉलर होगा, ना आटा होगा ना चीनी होगा, तो वो मार खाएगा वहां। जिस तरह आपने पहले फरमाया है कि टीएलपी वाले बेचारे लाहौर बैठे हैं, कुछ इधर आ जाएंगे, उधर चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं कहता हूं जो पाकिस्तान के हालात है, मैं शुरू से चीख रहा था, शुरू से ये मैं कहता था, ओ यार इसको कुछ हाथ थोड़ा करो, कुछ हाथ थोड़ा करो, कुछ 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 करो, कुछ करो। लेकिन नहीं, उसमें आपने ना कौमियत को प्रमोट किया है। होती तब है आप शीशे की तरह करैक्टर सामने रखें अपना। आप अगर एहतसाब करते हैं तो सिर्फ करते हैं नून लीग का, अगर आप एहतसाब करते हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों का, अपने जो आपने एक ऐसा स्टैंडर्ड, गलत स्टैंडर्ड दिया है कि जो बंदा पीपल्स पार्टी का, नून लीग का करप्ट आदमी अगर आपके झंडे के नीचे आ गया तो वो पवित्र हो गया, वो सुरखरू हो गया। आपने वॉशिंग मशीन ऐसी चलाई है कि जो, मेरा मकसद है कि आपने हर बंदे को क्लीन चिट, एनआरओ दे दिया, नैब की प्रोटेक्शन दे दी, जो आपके पास आया। लो जो आपके खिलाफ बोला है आपने उसको इबरत का निशान बना दिया। आपके मिनिस्टर जो है, मैं हैरान हूं, और काम ही कोई नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, चाहे सामने जर्नलिस्ट बैठे कोई ना हो, और उसमें धुआंधार तकरीरें। यकीन करें, मुझे अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका हाल किसी ने भेजा है, उन्होंने कहा वहां पर जर्नलिस्ट तो थे ही नहीं। वो तो पता नहीं अपने मुलाजिम बुला के सामने बिठा देते हैं, उनके सामने वो 2-2 घंटे का भाषण देते हैं। और यार पर अमित शाह का भी तो जवाब दो, जरा कहता के अंदर घुस के मारूंगा। उधर सकत ही नहीं आपकी जवाब देने की। बल्कि मैं हैरान हूं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो CNN के आर्टिकल के हिसाब से, ये माफिया मांगने वाली बात है ना, कि अमेरिका को कहना इंडिया ना सुलह करा दो। आप इतने घबरा चुके हैं, आप इतने बौखला चुके हैं, आपके ये हालात है। इस तरह कंट्री चलते हैं। मैं जितना भी इस पे अफसोस किया जाए कम है। जी
और तारक साहब ये देखें कितनी बदकिस्मती है कि वो कह रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करना है आपके साथ, लेकिन वो ऑलरेडी आपकी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पहले कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं हमारे साथ कर लें। अब ये देखें, ये डबल मजाक है कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं हमारे साथ मुआहदा कर लें, जो आप कर रहे हैं ना उसका हमारे साथ मुस्तकबिल में मुआहदा कर लें। ये तो यहाँ पे चल रहा है। चीमा साहब, मेरे ख्याल में नजर ये आता है, वो कहते हैं इस्तेमाल तो पहले कर रहे हो, कोई फीस भी दे जाया करो ना, कोई डॉलर भी दे जाओ। सबसे बड़ी बात ये, हमारी हर चीज तो डॉलर रिलेटेड होती है। चीमा साहब, अभी आपके मीडिया ने एक बिल्कुल चीज नहीं उठाई है, मैं बिल्कुल इस पे देखें अब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब दो लोग क्या कर रहे हैं। आप मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीश ये आई थी जो नया क्वाड बना है चीमा साहब। नए क्वाड में यूएई साथ गया, इजराइल साथ गया, इंडिया और अमेरिका के। यूएई ने क्या किया है, जो इस मंडे वाले दिन उन्होंने वहां पे डील साइन की है टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन कश्मीर। मैं दाद देता हूं उनकी स्मार्टनेस की, पूछें किस तरह। और भाई दुबई भी तो सारा इंडिया वाले चला रहे हैं, तो वो यहां आके किस तरह बना लेंगे। लेकिन नाम ऊपर दुबई का होगा, बंदे नीचे काम करने वाले सारे इंडियन हो गए। उन्होंने इतनी बड़ी गेम खेली है जिसकी हद को नहीं। लेकिन ये है कि हमारा अफसोस है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं है। वो क्या बनाना चाहते हैं वहां पे, वो लॉजिस्टिक सेंटर बनाएंगे वहां पे। वो टावर लगा रहे हैं बड़े बड़े वहां पे कश्मीर में, आपको वॉच करने के लिए, आपकी मूवमेंट को वॉच करने के लिए। उसके बाद वहां पे मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं कश्मीर में, वहां हॉस्पिटल्स नए बना रहे हैं। और दुबई का नाम इस्तेमाल किया जाएगा, नीचे सारी वर्कफोर्स सारी इंडिया से जाएगी। और इस आपके ना मीडिया ने उसको देखना पसंद किया है। गवर्नमेंट तो हमारी खैर सकत ही नहीं रखती ना कि इन चीजों के बारे में सोच सके या उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे सके, उनको काउंटर कर सके। मैंने आपको बड़ी गलत मिसाल दी थी थोड़े दिन पहले कि जब भी शिप डूबना शुरू होता है चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो आपके इस वक्त कैबिनेट के चूहे भागने शुरू हो चुके हैं, वो अपनी पार्टियों से माफिया मांग रहे हैं। हालात खराब हैं, इतने खराब है कि आज पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट कहाँ है। गवर्नमेंट रावलपिंडी में है, अपारा में है, या वजीर आजम हाउस में बनीगाला में है, गवर्नमेंट किधर कोई पता नहीं। और आपका क्या ख्याल है, ये कंफ्यूजन इंटरनेशनल कम्युनिटी, दूसरे मुमालिक, यूनाइटेड नेशंस, इंडिया ये फील नहीं कर रहा, वो ये नहीं देख रहा कि इस वक्त क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान के बासी इस चीज पे उनके माथे पे बल भी नहीं, अफसोस के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तारक साहब एक छोटा सा रेफरेंस दे दूं, फिर अगला सवाल मैंने करना है आपसे कि इंडिया तो चाइना और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता है जब सी पैक कश्मीर और जीबी से गुजरता है। वो कहते हैं ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान के मीडिया से एक लफ्ज भी नहीं निकला कि दुबई गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट करेगी कश्मीर में, क्योंकि वो तो हमारे वीजे बंद कर देते हैं दुबई वाले। तो हमारा वजीर खारजा तो 2-2 3-3 जाके बैठा रहता है वहां पे दुबई में कि जनाब साढ़े वीजे खोलो, ज्यादती ना करो। तो हमने उनको क्या कहना है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें, वो हमें कह सकते हैं। इंडियंस ने प्रेशर डाला था कि, और बार बार किया और बड़ा रोज शोर डाला, और चाइनीज को कहा और हमें कहा कि आप ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। देखिए उनका हौसला, उनकी ताकत देखें कि वो उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कह के चीनी इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और हम और यूएई हमारी 70 साल 75 साल ओआईसी में मदद करता रहा कश्मीर के ऊपर, और आज देखें वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी बात सही है, वो दुबई वाले, वो इंडियंस ही दुबई चला रहे हैं। सर ये अगला सवाल आ रहा है, जरा टीएलपी पे इस पे जरा कमेंट करें, क्योंकि ये हमारी हुकूमतें जब ऑपोजिशन में होती हैं, जब शेख रशीद साहब का मैं क्लिप चलाने लगा हूं, जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं नून लीग पे हमला कर दो। आज जब हुकूमत में है तो कह रहे हैं टीएलपी पर तरले कर रहे हैं आप ना कुछ करें। और बता दूं, मैं आपको अपडेट कर दूं, आप अमेरिका में बैठे हैं कि टीएलपी तमाम बैरियर तोड़ते हुए लाहौर से जीटी रोड के ऊपर इस वक्त है। अगले 24 घंटों में इन्होंने इस्लामाबाद पहुंच जाना है, और ये फैजाबाद वो बंद करने लगे हैं। और मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, हमें पता है हमारे कल ही पैनिक शुरू हो गई थी, यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, दफ्तर बंद हो गए, लोगों के घरों में काम करने वाले नहीं आए, बड़े मसाइल। और देखें ये मैं सिर्फ चाहता हूं आप बात करें इस पे तारक साहब कि हमारी हुकूमतें एक स्ट्रैटेजी नहीं है कि हमारा जो बड़े थ्रेट्स है वो तो इंटरनल है। ये जरा सुने शेख रशीद साहब नून लीग को क्या वार्निंग देते थे और आप अभी क्या कर रहे हैं। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे, और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। हम मर मिटेंगे,
मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी। सुन लो चीमा साहब, मैं आपके शेख रशीद साहब बड़े मोहतरम है, मैं इनके बारे में क्या कहूं। ये मुल्क चलाने वाले हैं, एक की इंपॉर्टेंट इनके पास मिनिस्ट्री है। इनके आपके पास दूसरा भी क्लिप होना चाहिए जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी, जो इनकी स्टेटमेंट थी, मैं चपड़ासी ना रखूं इनको। मैं हैरान हूं इस वक्त पीटीआई की सारी लेजिस्लेशन और कानूनी हमारे वो डॉक्टर बाबर अवान साहब चलाते हैं, उनकी स्टेटमेंट है इमरान खान साहब के बारे में, उनके जो कॉल या उनकी, मैं हैरान होता रहता हूं कि सियासत में कहते हैं ना जी हर चीज जायज है। ये सियासत नहीं है, करप्शन में हर चीज जायज है। मैं हमेशा ये कहता हूँ ये अलायंस है, अलायंस फॉर करप्शन। इसमें सब ये देखें ना स्टेटमेंट है, ये किस तरह इसको काउंटर करेंगे। वो तो आ गए, वो तो बिल्कुल हो गए। मुझे यहां तक ये नहीं पता था जो आपने मुझे अभी इन्फॉर्म किया, मुझे ये पता था कि दोस्त जो है वो लोग मारे गए थे लाहौर में, और इस वक्त वहां पे अनरेस्ट। ये तो एक पार्टी है ना, टीएलपी। कौन सी पार्टी है जो इस वक्त नहीं उठ के इस्लामाबाद आना चाहती। फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट सुन लें जो अगले दिन उन्होंने बात की है उसकी, और फिर उसके बाद जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब एक्टिव होके चल रहे हैं, जिस तरह उनकी मुलाकातें और आगे पीछे हो रही हैं, इस वक्त हालात जो है वो तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। उसकी वजह ये, और ये एक अपॉइंटमेंट नहीं है, ये अपॉइंटमेंट आखिरी कहते हैं आखिरी बहाना बना है। ये चीजें पक रही थी, सियासी शहादत चाहते थे लोग, सियासी मेरे ख्याल में ये भी है। जहां मैं बैठ के सोच रहा हूं यहाँ पे, ये भी एक चाल थी कि एस्टेब्लिशमेंट को गंदा किस तरह किया जाए। वो जो एक पेज वाली बात थी, अब आगे चीजें चलेंगी नहीं, लेकिन किसी और को इसका जिम्मेदार करार दिलाया जाए। ये पाकिस्तान को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। लेकिन अब देखें कि पाकिस्तान इन सारी चीजों से निकलता कैसे है। मेरे लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है। मेरा ख्याल में इस वक्त एक सीरियस लीडरशिप की जरूरत है, एक कड़वे घोंट की जरूरत है, एक सख्त स्टेप की जरूरत है कि पाकिस्तान को ऑर्गेनाइज किस तरह करना है, चैनलाइज किस तरह करना है, और ताकि बैरूनी जितने खतरात हैं उनका जवाब दिया जा सके। क्योंकि इस वक्त जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन सारी चीजों से कास्तर है। इनके पास ना मुआशी सोल्यूशन है इकोनॉमी के लिए, इनके पास ना फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड कोई सोल्यूशन मौजूद है, और ना ही ये अब सलाहियत रखते हैं कि किसी बैरूनी खतरे का सामना किया जा सके। क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम इतने हो चुके हैं। जब आप एतमाद खो दें, आप अवाम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब खो दें आप, उसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं रहता। आप जो भी बात करते हैं लोग उसको सुनना नहीं चाहते। और द पॉइंट हैज कम अप, टाइम हैज कम अप कि अब लोग आपकी जो है वो अब बातें नहीं सुन रहे। आपके जितने मिनिस्टर हैं वो जो तकारीर मर्जी कर लें, पीपल हैव नो इंटरेस्ट, नो फेथ, नो ट्रस्ट इन दैट। दिस इज व्हाट आई सी हियर सिटिंग हियर इन वॉशिंगटन डीसी। और मेरे ख्याल में चीमा साहब, अगर मैं देख रहा हूं तो वॉशिंगटन डीसी देख रहा है। मैंने आपको पहले कहा था अमेरिकन एम्बेसडर देख रहा है पाकिस्तान में, ब्रिटिश एम्बेसडर देख रहा है, रशियन एम्बेसडर देख रहा है। आपका क्या ख्याल है वो रिपोर्टिंग क्या कर रहे हैं, वो क्या मैसेज भेज रहे हैं वापस? फैटफ को मैसेज क्या जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस को मैसेज क्या जा रहा है, IMF को मैसेज क्या जा रहा है? मैं ये खुद सोचें आप, मेरी बात पे ना जाएं, आप खुद सोचें कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात के बारे में आपके डिप्लोमेट अपनी रिपोर्टों में क्या लिख रहे हैं, वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं दुनिया को। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई भी बंदा कर सकता है जो इस वक्त आपके हालात है। मैं कौन सी खास बात कर रहा हूं, ये तो एक खुली किताब की तरह सारी दुनिया के सामने पड़ा है, और इसके कौन लोग जिम्मेदार हैं ये भी दुनिया को पता है। इसमें कोई नई बात मैं तो मेरे ख्याल में कर ही कुछ नहीं रहा, ये सारा कुछ तो इट्स रिटन ऑन द वॉल। और आपके लोग, मैंने आपको अगर मुझे यहां पता कि $3 बिलियन ड्रेन हो गया आपके पाकिस्तान से, तो मैंने भी कहीं से ये इन्फॉर्मेशन तो ली है पाकिस्तान वो, बल्कि पाकिस्तान में भी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मैं रेफरेंस दे सकता हूं कि मैंने कहां से पढ़ा है। तो ये अगर बात इस तरह है तो फिर आगे किसी सम पर्सन हैज टू स्टेप अप, उसको आगे आना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा चीजों को, वरना हालात इस वक्त आपके इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का, मैं समझता हूं सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हमारी पाकिस्तान आर्मी है, उनके इमेज को धचका लगा है, उनकी अब रिप्यूट नीचे जा रही है। खान साहब ने लगवाया सारा, खान साहब ने लगवाया, और वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो मैं समझता हूं एक ही अगर ऑर्गेनाइज और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, और मैं समझता हूं आखिरी इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान की
बका का जिम्मेदार है या पाकिस्तान की बका उसके साथ रिलेटेड है कंटीजेंट, अगर उसके रिप्यूट को प्रॉब्लम आ रहा है तो दैट इज वेरी सैड। और पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आर्मी का रिप्यूट और कॉन्फिडेंस और उनकी चीजें मजरू हो जाए, ये पाकिस्तान कैंट अफोर्ड इट। बिल्कुल सही। और आप वाली बात के शेख आखिरी बात करने लगा कि शाह साहब गए उधर अफगानिस्तान में, उनको ये बताने कि दुनिया आपके बारे क्या सोच रही है, उनको ये नहीं पता ये टीएलपी वाले आ रहे तो दुनिया हमारे बारे क्या सोच रही है सर, तो उन्होंने तालिबान दी पई है तो अनु अपनी पई हो गए। बट एनी हो सर, थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब फॉर हेल्पिंग अस टू एनलाइटन के ये पाक अमेरिका ताल्लुकात और एफएटीएफ के हवाले से जो आपने बात की, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। पाकिस्तान